जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस क्लास में आज हम मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझेंगे जिसका नाम है पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और इस सिद्धांत से संबंधित प्रश्न सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक जो रहने वाला है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सीटेट केवीएस या दूसरे सभी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इवान पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो जो ये सिद्धांत है पावलो का, जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो हर एक पॉइंट को आपने नोटबुक में अपने नोट कर लेना है ताकि हर एक पॉइंट के हिसाब से आप उसको याद कर सकें और हर एक पॉइंट का कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बनेगा आपका। तो और एग्ज़ाम में आपको देखने को भी मिल सकता है। तो सभी पॉइंट आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिपादक की। तो अनुबंधन जो अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन थे तो वो आपने नोटबुक में नोट कर लेना है कि इसके जो प्रतिपादक थे वो थे ईपी पावलो। उसके बाद उनके जन्म और मृत्यु के बारे में हम जान लेते हैं। तो ईपी पावलो का जो जन्म हुआ था ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो वो जन्म हुआ था 26 सितंबर 1849 को। और कहाँ पे हुआ था, वो एक रियाजान जगह पड़ती है और ये रूस के अंदर पड़ती है। तो रूस के वो वैज्ञानिक थे। तो रूस के वैज्ञानिक होने के साथ साथ क्या है कि उनका जो जन्म हुआ था वो था 26 सितंबर 1849 को। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 27 फरवरी 1936 को मॉस्को के अंदर, रूस के अंदर। तो ये आपने दोनों जो डेट हैं वो याद कर लेनी है, साल साथ में याद कर लेना है। साथ में जो उनका मेन जो पार्ट रहा है कि जो जिसके लिए वो फेमस रहे हैं वो है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो उसके वो प्रतिपादक रहे हैं। उसके बाद आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं हम ईपी पावलो के बारे में। तो ईपी पावलो जो थे वो क्या थे, रूसी वैज्ञानिक थे, जैसा कि हमने पहले भी बात की है। तो वो रूस से बिलोंग करते थे, रूसी वैज्ञानिक थे। और इनका जो पूरा नाम की अगर बात की जाए तो उनका पूरा नाम जो था वो था इवान पात्रोविच पावलो। तो इनका पूरा नाम था इवान पात्रोविच पावलो और ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था जो इसके लिए ये काफ़ी फेमस हुए थे। तो इन्होंने पाचन क्रिया की दहिकी का क्या है कि विशेष रूप से अध्ययन किया था, उसके ऊपर अच्छे तरीके से रिसर्च किया था। और क्या था कि उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण था कि यह काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और उसके साथ ही क्या हुआ कि 1904 ईस्वी के अंदर इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनको नोबेल पुरस्कार मिला, किसके लिए मिला, पाचन क्रिया के दहिकी के विशेष रूप के अध्ययन करने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से 1904 में सम्मानित किया गया। उसके बाद ईपी पावलो को क्या है कि अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। तो ईपी पावलो को क्या कहा जाता है, अनुबंधन का जो जनक है उसको, उनको जो है बोला जाता है ईपी पावलो को। तो ये जो है हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, हर एक पॉइंट आप नोटबुक में नोट करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए ईजी रहे। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो मनोवैज्ञानिक के साथ साथ क्या है कि ईपी पावलो कौन थे। तो मनोवैज्ञानिक के साथ साथ ईपी पावलो एक चिकित्सक भी थे। तो वो चिकित्सक भी थे साथ में, मनोवैज्ञानिक के साथ साथ, मतलब अपने रिसर्च करते थे साथ में वो चिकित्सक भी थे। उसके बाद क्या है कि पावलो ने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि, मतलब कि जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसके ऊपर प्रयोग किया था। और कैसे प्रयोग किया था, कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का क्या है कि ऑपरेशन कर क्या है कि लार का उन्होंने क्या किया था, एकत्रीकरण किया था। और इस प्रयोग के द्वारा पावलो ने क्या लगाया कि इस प्रयोग के द्वारा पावलो ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक क्या है कि स्वाभाविक और अस्वाभाविक जो उद्दीपन होते हैं, मतलब स्वाभाविक और जो अस्वाभाविक जो उद्दीपन की बात जो है यहाँ पे की गई है। तो इसमें निष्कर्ष निकाला कि लार से जो कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड का जो उन्होंने अध्ययन किया था उसमें ये निष्कर्ष निकाला कि स्वाभाविक और अस्वाभाविक जो उद्दीपन होता है अगर एक साथ प्रस्तुत किए जाए, अगर दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो कोई भी व्यक्ति के लिए क्या होगा कि जो अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी ही क्या होगी हमारी, उन्होंने कहा कि अनुक्रिया वो करेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति क्या है कि अगर उसके सामने जो है लंबे समय तक स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपन का को एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो कोई भी व्यक्ति जो होगा वो अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी ही अनुक्रिया करने लगेगा, जिसे उन्होंने क्या कहा कि अनुकूलित अनुक्रिया का या अथवा फिर अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत उन्होंने कहा है। तो
इसके अंदर ये आपने पॉइंट जो है वो नोट कर लेने हैं, हर एक पॉइंट। और उन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर, जिसमें स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपन की बात वो करते हैं। और बाद में वो कहते हैं कि अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया क्या है कि कोई भी व्यक्ति करने लगता है। और इसी सिद्धांत को उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया और अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा है। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले KVS एग्ज़ाम में सभी की हेल्प हो सके। आगे के पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू। तो जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस क्लास में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जिसका नाम है पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और इस सिद्धांत से संबंधित प्रश्न सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्या है कि अवश्य पूछे जाते हैं। और यह जो सिद्धांत है, यह जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है परीक्षा के माध्यम से। और इसका जो पहला पार्ट है आप चैनल से या फिर प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सीटेट KVS या दूसरे सभी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत क्या कहता है उसको देख लेते हैं, और कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो आपको नोटबुक में नोट कर लेने हैं साथ में, ताकि एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करके आप उनको आराम से सोल्व कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पावलो ने जो, जैसा कि हमने पहले वीडियो के अंदर भी बात की थी कि पावलो ने जो प्रयोग किया था वो किस तरीके से शुरुआत की थी उसकी। तो पावलो ने जो पहला पॉइंट देखेंगे हम, पावलो ने कुत्ते की जो है पैरोटिड ग्रंथि का क्या किया था, ऑपरेशन कर लार का क्या किया था, एकत्रीकरण किया था। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है कुत्ते की, तो डॉग की जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसके ऊपर क्या किया था उन्होंने, प्रयोग किया था। वो एक चिकित्सक भी थे मनोवैज्ञानिक के साथ साथ। तो उन्होंने कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर क्या है कि रिसर्च करके और उसकी लार का क्या किया था, एकत्रीकरण किया था। और इस प्रयोग के द्वारा क्या हुआ था कि पावलो ने एक निष्कर्ष निकाला था। तो उस निष्कर्ष में क्या कहा गया था कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपन को का क्या है कि एक साथ उनको प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या होता है कि व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी ही अनुक्रिया क्या है कि करने लगता है। मतलब इसमें जो उन्होंने प्रयोग किया था तो उसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रयोग के द्वारा पावलो ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपन की को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है या जाए, तो व्यक्ति क्या है कि अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी ही अनुक्रिया करने लगता है, जिसे उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का या फिर अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स इसके अंदर आपको क्या है कि देखने को मिलेंगे जो आपको नोटबुक के अंदर नोट करने हैं, जो एग्ज़ाम के माध्यम से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि किस ग्लैंड के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था, किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो वो डॉग के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था, कुत्ते के ऊपर। और कुत्ते की पैरोटिड जो ग्लैंड होती है उसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। और निष्कर्ष क्या निकाला था कि स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ अगर एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया कोई व्यक्ति करने लगता है, जिसे उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया या फिर अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत का नाम दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि पावलो ने एस प्रकार की बात की है, वो किस तरीके से उन्होंने उसको थ्योरी को नाम दिया है। एस प्रकार क्या है, स्टिमुलस जो होता है, तो उसको किस तरीके से उन्होंने उद्दीपन को दिखाया है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने प्रयोग किया था किसके ऊपर, कुत्ते के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। तो इसमें क्या हुआ था कि जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता था, तो वो क्या करते थे, कुत्ते के सामने भोजन को रख देते थे। तो हमारा जो उद्दीपक है, जो स्टिमुलेंट है, तो उसमें क्या है कि तो जैसे ही भोजन रखा जाता था तो कुत्ते के मुंह में लार की वृद्धि होती जाती थी। तो जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता था तो इस तरीके से उद्दीपक काम करता था और कुत्ते के मुंह में लार की क्या हो जाती थी, वृद्धि हो जाती थी। इन्होंने कुत्ते को क्या है कि रस्सी से बांध दिया था। उसके बाद इसमें प्रथम चरण जो आता है वो सिद्धांत का, वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है स्वाभाविक उद्दीपक। तो इसमें स्वाभाविक उद्दीपक के बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया जिसको नाम दिया गया जो है
पावलो के द्वारा। तो पावलो ने क्या है कि स्वाभाविक उद्दीपक प्रथम चरण के तरीके से उसको दिखाया। तो स्वाभाविक उद्दीपक किस तरीके से क्रिया करेगा, स्वाभाविक उद्दीपक के बाद कौन सी क्रिया होगी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। तो वो क्या होगी, भोजन पहले उसको दिया गया जो कि उद्दीपक का काम करता है, और जो लार निकलना है वो क्या है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया उस कुत्ते के साथ होने लगी। उसके बाद बात आती है द्वितीय चरण की। तो द्वितीय चरण के अंदर क्या होता है कि घंटी बजाई जाती है, प्लस में भोजन रखा जाता है, बराबर क्या है कि लार का निकलना। तो इसमें क्या है कि किस तरीके से कृत्रिम एक उद्दीपक दिया गया जो क्या थी, घंटी थी। तो घंटी रखी बजाई गई उसके सामने, कुत्ते के सामने। उसके बाद भोजन क्या है, आपका स्वाभाविक उद्दीपक है। तो यहाँ पे दो उद्दीपक का प्रयोग किया गया है, कृत्रिम उद्दीपक प्लस में जो भोजन। जैसे कृत्रिम उद्दीपक का आपका घंटी है और भोजन जो आपका है वो स्वाभाविक उद्दीपक है। तो लार का निकलना, उसके बाद क्या हुआ, स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। ये इस सिद्धांत का द्वितीय चरण रहा। उसके बाद पावलो ने क्या देखा कि तृतीय चरण के अंदर हम बात करेंगे। तो थर्ड स्टेज के अंदर उन्होंने क्या बताया कि घंटी बजाई गई और घंटी से ही क्या हुआ, लार निकलना स्टार्ट हो गई। मतलब क्या हुआ कि कृत्रिम जो उद्दीपक है उसने काम करना अपना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे स्वाभाविक जो उद्दीपक है उसको हटा लिया गया या फिर उसको एक साइड रख दिया गया। तो घंटी बजाने से ही क्या हुआ कि जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है वो होना शुरू हो गई। मतलब कि लार टपकना या लार निकलना कुत्ते की शुरुआत स्टार्ट हो गई। तो इसमें क्या है कि जो नोट करने वाली बात क्या है कि घंटी भोजन के मध्य समय में क्या है कि घंटी भोजन के जो है मध्य समय के, घंटी के और भोजन के मध्य समय क्या है कि 2 से 4 सेकंड के बीच में हुआ। और इसमें क्या है कि भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब कि भोजन को ज़्यादा प्रभावशाली यहाँ पे बताया गया है घंटी के, घंटी से ज़्यादा। मतलब कि कृत्रिम उद्दीपक से ज़्यादा स्वाभाविक उद्दीपक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। तो ये था इसका जो है सेकंड पार्ट। इससे आगे के पार्ट के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। तो जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस क्लास में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जिसका नाम है पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और इस सिद्धांत से संबंधित सभी प्रश्न जो है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो यह जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसका पहला और दूसरा पार्ट जो है आप चैनल से या फिर प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको आगे। थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो आज हम जो है इसके अंदर बात करेंगे सिद्धांत जो है ये अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है पावलो का, इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। इनमें से भी क्या है कि सीटेट के अंदर काफ़ी बार कुछ जो है क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हर एक पॉइंट को आपने नोटबुक में नोट कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो सिद्धांत की जो शैक्षिक उपयोगिता की अगर बात की जाए तो वो क्या रहेगी इसके अंदर, सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन करना चाहिए। मतलब कि जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है वो क्या सिखाता है कि अगर शैक्षिक उपयोगिता के माध्यम से उसको देखा जाए तो पहला पॉइंट ये बताता है कि शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन करना चाहिए, मतलब उसे जुड़ाव करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर क्या है कि अच्छी आदतों का निर्माण बच्चों के अंदर किया जा सकता है शिक्षक के द्वारा। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें ये कहता है कि अनुशासन बच्चों में इसके द्वारा लाया जा सकता है। मतलब कि जो पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है उसको यूज करके उसको क्या है कि दिमाग में रख के क्या बच्चों के अंदर क्या है अनुशासन की भावना को अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है, ये इसके अंदर बताया गया है। उसके साथ क्या है कि जो बुरी आदत तो वह क्या उससे क्या है कि छुटकारा भी मिल सकता है, छुटकारा उससे दिलाया जा सकता है। साथ में क्या है कि सतर्क रहना, तो इसमें क्या है कि सतर्क रहना भी एक पॉइंट इसमें आप जोड़ सकते हैं। शैक्षिक उपयोगिता इस सिद्धांत की रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें रहेगा वो रहेगा कि शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग इस तरीके से किया जा सकता है। इस सिद्धांत की क्या है कि एक तरीके से उपयोगिता हो सकती है। उसके बाद क्या है कि पुनरावृत्ति पर बल दिया जा सकता है। तो पुनरावृत्ति किस तरीके से होती है ये आपको पता ही है। तो इसमें क्या है कि पुनरावृत्ति पर बल दिया जा सकता है इस सिद्धांत के माध्यम से। और इसमें क्या है कि यांत्रिक तरीके से सीखने पर भी बल दिया जा सकता है। इसी प्रकार बालक को
प्रेम भावना का विकास भी बालक के अंदर क्या है कि किया जा सकता है, बच्चे के अंदर प्रेम भावना डेवलप की जा सकती है इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर। तो इसमें क्या है कि जो बच्चा होता है, बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या गुण जो है किसी जो टीचर के द्वारा या फिर किसी पेरेंट्स के द्वारा किस तरीके से डाले जा सकते हैं, वो इस सिद्धांत के माध्यम से इसमें बताया गया है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, भाषा को सीखने और सिखाने के लिए भी ये विशेष उपयोगी होता है। तो जो भाषा होती है, लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, लैंग्वेज को सिखाने के लिए किसी बच्चे के अंदर, तो ये सिद्धांत क्या है कि विशेष उपयोगी रहेगा। उसके बाद आदतों के निर्माण के अंदर भी क्या है कि इसका विशेष योगदान रहता है, विशेष रूप से यह उपयोगी रहता है। भय से संबंधित मानसिक भ्रांतियों को दूर करने में भी यह सिद्धांत सहायक होता है। तो जो डर होता है, डर से संबंधित जो मेंटली जो भ्रांतियाँ होती हैं, तो उनको दूर करने के लिए भी ये सिद्धांत सहायक साबित हो सकता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स क्या रहेंगे इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, क्या है कि किसी शिक्षक के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा विद्यार्थी के अंदर डाले जा सकते हैं। तो काफ़ी चेंज जो है बच्चे के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम इसमें कि ये जो सिद्धांत है इसके उपनाम क्या है, इसके जो अलग अलग नामों से किस तरीके से इसको सिद्धांत को जाना जाता है। तो पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा, पहला जो नाम इसका लिया जाता है या याद रखा जाता है या दूसरे नाम से इसको जाना जाता है वो है CR थ्योरी। तो CR थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा है, इसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत को प्राचीन परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इसको समृद्ध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी तरीके से इसको अनुबंधन का सिद्धांत भी आप बोल सकते हैं। शरीर शास्त्रीय सिद्धांत भी इस सिद्धांत को बोला जाता है। साथ में क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी इस सिद्धांत को बोला जाता है। तो इसके कई उपनाम हैं इस सिद्धांत के। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को CR थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्राचीन परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, समृद्ध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत और क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्या है कि इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर अगर हम देखें तो इसको UCS के नाम से भी जाना जाता है। उसको क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब कि अनुबंधित उद्दीपक, भोजन, स्वाभाविक उद्दीपक। तो इस तरीके से भी इसको UCS के नाम से, अनकंडीशनल स्टिमुलस के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। CS के नाम से भी इस सिद्धांत को बोला जाता है, जिसको बोलते हैं कंडीशनल स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक, घंटी, अस्वाभाविक उद्दीपक। उसके साथ ही इसको UCR मतलब कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। तो इसमें अनुबंधित अनुक्रिया और स्वाभाविक अनुक्रिया शामिल होती है। उसके साथ ही इसको CR के नाम से भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें कंडीशनल रिस्पॉन्स जो है, अनुबंधित अनुक्रिया, लार और अस्वाभाविक अनुक्रिया भी इसके अंदर होती है। तो ये क्या है कि UCS, CS, UCR या फिर CR जो है ये इसके अंदर क्रियाएं होती हैं। तो इनके नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। UCS मतलब कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, उसके बाद CS जो होता है कंडीशनल स्टिमुलस, UCR आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और CR जो होता है वो कंडीशनल रिस्पॉन्स होता है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और CTET, KVS या दूसरे सभी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।